Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the third lecture for class 8th Geography chapter number 3 Agriculture. पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें से हमने देखा था कि फार्मिंग के दो टाइप्स होते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी दो टाइप्स थे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एंड इवन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग and those were shifting cultivation and nomadic herding. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो subsistence farming है वो ख़त्म होता है. अब हम दूसरा टाइप देखने जा रहे हैं आज से, commercial farming. ठीक है, देखो, when we were discussing types I have told you कि commercial farming क्या होती है ना. commercial farming का मतलब है कि जब एक फार्मर एग्रीकल्चर कर रहा है, कल्टिवेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं और ना ही अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए. ठीक है, वो किस लिए कर रहा है फार्मिंग, ताकि वो उससे अर्न कर सके. ठीक है, जो भी कल्टीवेशन वो कर रहा है उसको ग्रो करके प्रॉपरली वो मार्केट में बेचेगा, और जब वो मार्केट में बेचेगा तो उससे पैसा मिलेगा. ठीक है, जो उसको पैसा मिलेगा उससे वो अपने बाकी एक्सपेंसेस को भी पूरा करेगा, साथ में दोबारा से उसका एक हिस्सा वो अपने कल्टीवेशन में लगाएगा. ठीक है, मतलब इट इज़ दी way of earning livelihood through selling the crops in the market, right? In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. Commercial farming में crops को grow किया जाता है, even animals को भी rear किया जाता है ताकि उनको market में बेच सके, for sale in the market. ये phrase आपको याद होना चाहिए. ठीक है, मार्केट में क्यों बेच रहे हैं, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. ठीक है, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज. कैपिटल मीन्स आई हैव टोल्ड यू द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट. अब मार्केट में बेचने के लिए अगर कल्टिवेशन हो रहा है तो क्या छोटे से प्लॉट में करेंगे. जैसे हमने देखा था कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर छोटे से प्लॉट में हो जाता था. वाई, क्योंकि वो सिर्फ एक फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए है. ठीक है, लेकिन अगर आप मार्केट में बेचने के लिए वहीं पर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो द साइज़ ऑफ द एरिया, ठीक है, सॉरी, द साइज़ ऑफ द फील्ड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा. ज़्यादा पैसा किस में लगेगा, मशीन्स में लगेगा. ज़्यादा बड़ा एरिया अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए लगेगा. अगर आप किराए पर ले रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा एरिया का ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा. एरिया ज़्यादा है तो काम करने वाले लोग भी ज़्यादा लगेंगे, मतलब वर्कर्स और लेबर्स जो हैं उनको ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. फिर हेवी मशीनरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, बड़ा एरिया है, बड़ा फील्ड है तो आपको ट्रैक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा, हार्वेस्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो बहुत एडवांस होनी चाहिए तब ताकि सारी क्रॉप को पानी मिल सके, है ना. फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगेंगे, पेस्टिसाइड ज़्यादा लगेंगे. ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर सारे खर्चे जो हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे. अब खर्चे बढ़ेंगे तो पैसा लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो पैसा काम में लग रहा है, मतलब जो इनपुट में पैसा लगाया जाता है उसको आप कहते हैं कैपिटल, राइट. मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स. क्यों, क्योंकि फील्ड्स बड़े हैं. ठीक है, एरिया टू बी कल्टिवेटेड इज़ लार्ज, और पूरा काम अगर ह्यूमन से आप करवाएंगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. दैट इज़ वाई मशीन्स आर यूज्ड. कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. देखो, अब आपको कमर्शियल फार्मिंग के भी 3 टाइप्स बताएं. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब आप ग्रेन्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स जैसे कि दाल, चावल, सोयाबीन, राइट, पल्सेस. फिर मिक्स फार्मिंग मतलब कि जहाँ पर एक तरीके से क्रॉप्स को भी ग्रो किया जा रहा है और साथ में उसी फील्ड पर, है ना, उस फील्ड पर एक सेपरेट एरिया देकर क्या किया जा रहा है, एनिमल्स को भी वहीं पर रियर किया जा रहा है. मतलब एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जो है वो भी वहीं पर किया जा रहा है. ठीक है, मतलब कि मिक्स फार्मिंग में क्या होगा कि फार्मर के पास 2 सोर्सेज होंगे ऑफ अर्निंग. वो एग्रीकल्चर भी कर रहा है ना, मतलब ग्रेन्स को कल्टिवेट भी कर रहा है और साथ में एनिमल्स को रियर भी कर रहा है. ठीक है, देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन का मतलब समझो कि एक फील्ड पर थ्रू आउट द ईयर आप सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हो. ठीक है, मतलब जैसे आप देखते हैं टी,
या कॉफ़ी, या हमने हिस्ट्री में रूलिंग द कंट्री साइड में पढ़ा इंडिगो। ठीक है, ये सारी कैसी क्रॉप्स है? प्लांटेशन क्रॉप्स है ना, मतलब कि बड़े फील्ड्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है थ्रू आउट द ईयर, उसको आप कहते हैं प्लांटेशन करना। ठीक है, प्लांटेशन भी ऑब्वियसली इसलिए करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट, राइट। चलो, इन कमर्शियल grain farming crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grains. ज़्यादातर क्या ग्रो करते हैं? wheat and maize. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. कौन से एरियाज़ में ज़्यादातर ये क्रॉप्स को मतलब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है? जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट क्या होता है? ठीक है, समझेंगे। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके सेंटर से हमने देखा कि क्या निकलती है? इक्वेटर, फिर ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये जो इक्वेटर के आसपास वाला रीजन है इसको आप कहते हैं इक्वेटोरियल एरिया, या आप इसको कहेंगे दिस इज़ द इक्वेटोरियल जोन। पोल्स के पास वाला जो रीजन होता है ये होता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, और ये जो इक्वेटर वाला रीजन है इसको आप ट्रॉपिकल एरियाज़ भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है आपकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट। और बिल्कुल जो इक्वेटर से लगा हुआ हिस्सा है वो कहलाएगा आपका इक्वेटोरियल एरिया। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, मतलब इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है और पोल्स के भी बहुत ज़्यादा पास नहीं है। इक्वेटर और पोल्स के बीच वाला जो रीजन यहाँ पर होता है, ठीक है, डायग्राम बहुत गंदा बन गया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, राइट। तो इसको ये वाले जो रीजन होते हैं, है ना, पोल्स के नीचे और इक्वेटर के ऊपर, इन रीजन्स को बोला जाता है टेम्परेट एरियाज़। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में दोनों चीज़ें हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कमर्शियल फार्मिंग करना आसान हो जाता है। ठीक है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. राइट, यहाँ पर ये जब पोल्स के पास वाला रीजन है यहाँ पर बहुत ही सीवियर विंटर्स पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि साल भर में जो ठंड वाला समय होगा, जब सीवियर विंटर्स पड़ेंगे तब कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्नोफॉल्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो बाकी सीज़न में यहाँ पर क्या होता है, कमर्शियल तरीके से हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। फूड भी ग्रो कर रहे हैं, फॉडर क्रॉप्स मतलब जो ऐसी घास या ऐसी क्रॉप्स जो चारे की तरह यूज़ होती हैं। फॉडर का मतलब होता है चारा, मतलब जो जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उनका प्रोडक्शन होगा तो उनको आप कहेंगे फॉडर क्रॉप्स। एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक का मतलब होता है कैटल्स। ठीक है, स्टॉक है जो कि लाइव है, मतलब जिसके पास एक लिविंग स्टॉक है ना, सामान है जो आपको आगे मदद करेगा, उसको आप बोलेंगे स्टॉक। लेकिन लाइफ स्टॉक बोल रहे हैं मतलब कि लिविंग स्टॉक है कुछ। लिविंग स्टॉक क्या होगा? एनिमल्स। ठीक है, एनिमल से जैसे अगर कोई किसी के पास पोल्ट्री है जिसमें वो हेंस को रियर करता है तो वो एग्स बेच सकता है, मीट बेच सकता है ना। अगर कोई गोट्स को या काउस को रियर कर रहा है तो वो मिल्क को सेल कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से डिपेंड्स कि किस एनिमल का कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन दी मार्केट। फाइन, चलो ना प्लांटेशन। Plantation are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane and cashew, rubber, banana और cotton are grown. ठीक है, टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। देखो, प्लांटेशन बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो छोटे से प्लॉट में तो करने से रहे, है ना, तो मतलब कि कमर्शियल लेवल पर काम यहाँ पर होता है। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी,
कॉफ़ी, ये आपको क्रॉप्स के नाम बताएं, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, कैश्यू मतलब होता है काजू, ठीक है, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। क्यों? कैपिटल ज़्यादा इसलिए रिक्वायर होगा और लेबर इसलिए ज़्यादा रिक्वायर होगा क्योंकि एरिया बड़ा है ना, और आप एक सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हो कमर्शियल यूसेज के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पूरी क्रॉप है उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मशीन्स का भी यूज़ होगा, बहुत सारा लेबर भी यूज़ होगा और कैपिटल भी सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए पड़ेगा। The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of the transport network is thus essential for such farming. जो प्रोड्यूस है मतलब जो भी प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, हो सकता है कि उसको उस फार्म पर ही प्रोसेस किया जाए या फिर उसको आसपास नियर बाय फैक्ट्रीज ले जाकर उसको प्रोसेस किया जाए, ठीक है। जैसे टी लीव्स को क्या करते हैं, आपने अगर मूवीज़ में देखा होगा या डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा होगा, तो जो टी असम में या बाकी हिल स्टेशंस पे प्लांटेशन जिन टीज़ का होता है, वहाँ पर क्या करते हैं कि टी जो है उसको हैंड पिक करना पड़ता है, टी लीव्स जो है उनको हैंड पिक करना पड़ता है, हाथ से एक एक टी लीव्स को चुनना पड़ता है अच्छी क्वालिटी की और फिर उसको ले जाकर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो फार्म पर ही हो या हो सकता है कि वो आसपास की फैक्ट्रीज में किया जाए, क्योंकि प्लांटेशन के लिए जो सिंगल क्रॉप्स हैं उनको पूरे थ्रू आउट द कंट्री हम बेचते हैं, इवन बहुत सारी क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक जगह पर प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन पूरी कंट्री में, पूरे एरियाज़ में हमको उनको अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है, भेजना है, तो ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क होने चाहिए, ठीक है। वरना आप ऐसी जगह पर, जैसे टी अगर हमने एक हिल स्टेशन पर प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, लेकिन अब उसको बाहर भेजने के लिए हमारे पास सही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो कोई सेंस है क्या? नहीं, ठीक है। इट विल बी अ वेस्टेज। दैट्स वाई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ प्लांटेशन के लिए नहीं, हर तरीके के एग्रीकल्चर के लिए, हर तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ एसेंशियल। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होगा, इक्वेटर के ऊपर वाला और ट्रॉपिक्स के नीचे वाला रीजन, ठीक है। ट्रॉपिक्स के आसपास का और इक्वेटर के आसपास का जो रीजन कहलाएगा उसको आप कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। कौन कौन से ट्रॉपिकल रीजन? मलेशिया, ब्राज़ील, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है। अब इसमें आपको किस तरीके से काम करना है, आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे, है ना, इस वाले पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे और आप देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आप लोकेट करें, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि जितने भी कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर लिखे हैं इनसे कोई ना कोई ट्रॉपिक तो गुजर रही है। श्रीलंका और इंडिया से कौन सी, देखो इंडिया से कौन सी गुजरेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। मलेशिया, श्रीलंका के आसपास से आपको नीचे कौन सी दिख सकती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये इफेक्ट आएगा यहाँ पर। ब्राज़ील में आपको देखेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कमर्शियल प्रोडक्शन एंड द प्लांटेशंस, राइट। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर क्रॉप्स। यहाँ पर अभी आपको एग्रीकल्चर समझा दिया गया है ना, एग्रीकल्चर के टाइप समझा दिए गए हैं, उनको भी डिटेल में समझाए। अब बारी है कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स की, जिसके बारे में हमको ये बताया जा रहा है कि क्रॉप्स कैसे क्लाइमेट में ग्रो करेंगी, कौन से रीजन्स में ग्रो करेंगी और उनके टाइप्स क्या है ना। तो एक एक करके इनको देखते हैं ना। रीजन्स के बारे में भी बताया गया, इसमें जितने भी रीजन्स आएंगे आपको सबको एटलस में मार्क करना ज़रूरी है, तभी आप लोकेशन याद कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज सारी क्रॉप्स की लोकेशन मिक्सअप हो जाएगी दिमाग में और आप उसको भूल जाएंगे, ओके। सो जब आप ये पढ़ रहे हैं मेक श्योर कि आप एटलस खोल के बैठें, अदरवाइज़ आपके पास एटलस नहीं है तो आप गूगल में भी मैप्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन भी आपको एटलस मिल जाएगी। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee.
क्रॉप्स जो है वो बहुत सारी प्रकार की होती है ना, जैसे कुछ फूड ग्रेन्स क्रॉप हैं, दाल चावल या वीट है ना, मिलेट्स, मेज़, ये सारी कैसी हैं, फूड क्रॉप्स हैं, मतलब इनको आप खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कुछ बेवरेज क्रॉप होती है, मतलब कि जिनसे कोई ड्रिंक बनती है, राइट, जैसे कॉफ़ी और टी। फिर फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जूट और कॉटन, इनसे क्या बनता है, थ्रेड, और फिर इसी थ्रेड से बहुत सारे कॉटन के कपड़े बनेंगे, जूट के बैग्स बनेंगे, ठीक है। तो जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है उसमें क्रॉप्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, फाइन। चलो अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर क्रॉप्स के बारे में बताया जा रहा है। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इन ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज राइस इज़ कंज्यूम्ड इन सम और द अदर फॉर्म, है ना। राइस सारे ही लोग लगभग कंज्यूम करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको अभी समझाया, और सब ट्रॉपिकल किसको बोलेंगे, उसी ट्रॉपिकल रीजन के आसपास के थोड़े से एरिया को आप सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। स्टेपल डाइट का मतलब क्या होता है कि वो डेली डाइट में इंक्लूड है, ठीक है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, मेक श्योर कि आप इनको मार्क करें। राइस को कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर का मतलब है गर्मी, ठीक है। राइस किस तरीके के इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा, जहाँ पर उसको सफिशिएंट हीट मिलेगी, सफिशिएंट उसको गर्मी मिलेगी, तभी तो हमने बोला ना ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों के पास गर्मी होगी, राइट। हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी मतलब उमस जो है या जो नमी जिसको आप कहते हैं वो भी ज़्यादा चाहिए, एंड रेनफॉल। क्यों? क्योंकि राइस या जिसको आप पैडी भी बोलते हैं, ये ऐसी क्रॉप है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। अभी मैंने बताया कि राइस को वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी सॉइल में होता है, एलुवियल सॉइल जो होती है, ये सारी सॉइल्स में सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं और ये वाटर को भी कंटेन करती है, वाटर को एब्जॉर्व करती है, और प्लांट्स को जब भी ज़रूरत होती है तो रूट्स के थ्रू उनको प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। So, after China, India is producing largest amount of soil, then Japan, then Sri Lanka and then Egypt. In favorable climatic conditions, as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है तो कंट्रीज़ लाइक वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, यहाँ पर एक साल में 2 से 3 बार इसको कल्टीवेट कर लिया जाता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कुछ कॉमन है जो कि है रिवर गंगा, ठीक है, और यहीं पर आपको रिवर ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, गंगा रिवर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी प्रोवाइड कर रही है, तो वाटर तो कहीं से भी कम नहीं पड़ रहा, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश दोनों ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, तो सफिशिएंट इनको हाई टेम्परेचर भी मिल जाएगा, प्लस दोनों के साथ साथ जो आपका गंगा फॉर्म करती है नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ पर एलुवियल सॉइल भी अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है। दैट्स वाई ये 2 रीजन्स हैं जो काफ़ी कुछ हद तक राइस को अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, है ना। अ बैलेंस्ड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बाय द वीट एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। कुछ क्रॉप्स में थोड़े से एक्सेप्शंस आपको देखने मिलेंगे जिनको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि वीट में आपको ये ध्यान रखना है कि वीट को मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा, मतलब जब क्रॉप को रीप किया जाएगा, जब क्रॉप की कटाई होगी, उस समय इसको बहुत ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है, मतलब उस समय अच्छी धूप में इसको, मतलब जो गर्मी वाला सीज़न होगा, ठीक है, तब आप इसको क्या करने वाले होंगे, हार्वेस्ट करेंगे। गेटिंग? इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, है ना। लोम किसको बोल रहे हैं, लोमी किसको बोलेंगे, मतलब सॉइल जो है वो फर्टाइल भी होनी चाहिए और साथ में थोड़ी सी वाटर कंटेनिंग सॉइल भी होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड, है ना, मतलब कि पानी से अच्छे तरीके से ड्रेन की गई हुई हो सॉइल।
Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter. इंडिया में वीट को हम कब ग्रो करते हैं? विंटर्स में, ठीक है। और जब इसकी हार्वेस्टिंग होने का समय आता है तब इसके पास ब्राइट सनशाइन होती है, ठीक है, समर सीजन की आसपास। नाउ सबसे ज़्यादा वीट हम कहाँ ग्रो करते हैं? यूएसए, देन कनाडा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। रशिया इज़ इन यूरोप एज वेल एज इन एशिया। यूक्रेन इज़ ऑल्सो इन एशिया। ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ एन एशियन कॉन्टिनेंट, सॉरी ऑस्ट्रेलिया इज़ अ सेपरेट कॉन्टिनेंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर भी वीट का कल्टिवेशन होता है। एंड इंडिया एज वी नो इट इज़ एन एशियन कॉन्टिनेंट। नाउ मिलेट्स, they are also known as coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soil. मिलेट्स क्या होती हैं? जैसे बहुत ही कॉमनली आपने देखा होगा कि ज्वार और बाजरा जो होता है, ठीक है, इनको आप मिलेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर्स ग्रेन होते हैं, ये ना थोड़े से रफ़ ग्रेन होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को रफेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए वीट से ज़्यादा अच्छा बाजरा और ज्वार ऐसी ग्रेन्स को माना जाता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब वीट बहुत ही ज़्यादा कॉमनली हम उसको यूज़ करने लगे हैं, डेली हमारी स्टेपल डाइट में वो आ गया है, इसलिए हम वीट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और साथ में मिलेट्स जो हैं इनको कम फर्टाइल सॉइल पे या सैंडी सॉइल पे, मतलब ऐसी सॉइल जिसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, रेत की मात्रा ज़्यादा है, ऐसी सॉइल में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि इनको कम पानी में भी ग्रो किया जा सकता है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। इनको रेनफॉल बहुत कम चाहिए। अब देखो रेनफॉल कम चाहिए मतलब ड्राई रीजन्स में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में सैंडी सॉइल्स में भी ग्रो किया जा सकता है। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा और ज़्यादा से थोड़ा सा कम चाहिए। एनएडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है, लो रेनफॉल वाले रीजन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही पानी ना हो, वहाँ पर भी आप इसको ग्रो कर लेंगे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। नाइजीरिया एंड नाइजर, दीज आर टू कंट्रीज लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और चाइना आपको एशिया में मिल जाएगा, ठीक है। मिलेट्स में ध्यान रखना कि कोर्स ग्रेन्स होते हैं और सैंडी सॉइल में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। इनको कम रेनफॉल चाहिए, ठीक है, और एडिक्वेट टेम्परेचर इनको मिलना चाहिए। फाइन, एग्जाम्पल ज़रूर से याद रखना, ज्वार, बाजरा एंड रागी, दो भी याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। मेज़, मेज़ मतलब कॉर्न, ठीक है, या जिसको आप हिंदी में मक्का बोलते हैं, ठीक है। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, एक बैलेंस्ड टेम्परेचर चाहिए मेज़ को ग्रो करने के लिए। एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, काफ़ी सारी सनशाइन किसको ज़रूरी है? मेज़ को, है ना, मतलब धूप जो है उसको सफिशिएंट अमाउंट में लगनी चाहिए, ठीक है, वरना जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड। ड्रेन का मतलब क्या होता है? पानी उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिलना चाहिए, मतलब सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, तब आप उस सॉइल को कहेंगे कि वो कैसी है? वेल ड्रेन्ड। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, इट इज़ इन साउथ अमेरिका, चाइना इन एशिया, रशिया इन एशिया, कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका, इंडिया इन एशिया एंड मेक्सिको इज़ इन ऑल्सो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। वाई आई एम टेलिंग यू दी नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, ताकि आप जाकर सीधे उस कॉन्टिनेंट में देखें, है ना, या इवन अगर आपको नहीं मिलता है तो भी आप लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके ये देख लें कि कहाँ पर ये कंट्री है, ठीक है। चलो, कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, मतलब कि इसको गर्मी चाहिए। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। लाइट रेनफॉल, रेनफॉल कम चाहिए। लाइट रेनफॉल मतलब हल्की हल्की बारिश किसको ज़रूरी है? कॉटन को। बहुत ज़्यादा बारिश में कॉटन की जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, मतलब कि हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल बहुत कम चाहिए, एंड ये क्राइटेरिया ध्यान होना चाहिए। ये पक्का से, अगर आपके टीचर को आपको कंफ्यूज करना है या उसको आपके मार्क्स काटने हैं, तो
1 या 2 मार्क्स में या फिर MCQ में या कंप्लीट द सेंटेंसेस में इस पॉइंट को दिया जा सकता है, ठीक है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन को 210 दिन साल भर में, एक साल में कितने होते हैं, 356 डेज, है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, 365 डेज, सॉरी, है ना, एक साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से 210 दिन कॉटन की क्रॉप को चाहिए एकदम फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री मतलब कि कोई भी उमस, कोई भी ओस जो है वो कॉटन की क्रॉप के ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना। अगर जो ओस है वो आपकी कॉटन की क्रॉप के ऊपर जाएगी तो वो कॉटन की क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि जब कॉटन जो है उसको ऐसा क्लाइमेट मिले जिसमें उसको सनशाइन मिले और ना कि उसको ओस उसकी क्रॉप के ऊपर जाए, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इन दी कंटिन्यूस मैनर, है ना। बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन उसको सनशाइन मिली फिर उसको ओस मिली, तो ऐसे में ख़राब हो जाएगी। 210 दिन लगातार उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, है ना, अलॉन्ग विद द ब्राइट सनशाइन। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल तो ऐसी सॉइल है जहाँ पर लगभग सारी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। लेकिन कॉटन जो है उसके लिए दूसरी प्रॉपर सॉइल कौन सी होगी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, आपके प्लेट्यू रीजन में, जैसे कि इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू जो साउथ इंडिया वाला रीजन है ना, यहाँ पर क्या पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल। चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन, है ना। ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका एंड इजिप्ट इज़ इन अफ्रीका, ठीक है। ये सारे के सारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के, मतलब ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी कंट्रीज़, फाइन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द क्लॉथ, है ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल तो कॉटन इटसेल्फ है ना, जिसको ये सारी कंट्रीज़ मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही वी कैन से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी ओल्ड टाइम कॉटन के टेक्सटाइल्स बनाए जा रहे हैं, कॉटन के कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, नॉट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ वियरिंग दैम, है ना। कॉटन से दूसरे जो क्लोथ्स हैं उनको भी बनाया जाता है, ठीक है। और कॉटन क्लोथ्स अपने आप में काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि गर्मी के दिनों में कॉटन क्लोथ्स पहनने के लिए बोला जाता है, क्यों, क्योंकि दे एब्जॉर्ब दी ह्यूमिडिटी, है ना, और वो आपको आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन्ड रखते हैं, राइट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में और कहाँ पर पढ़ोगे, हिस्ट्री में, जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रोइंग दी कंट्री साइड में तो आप इंडिगो के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। उसके पहले वाला जो चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपको बताया जाएगा कि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और उन्होंने कैसी कैसी इंडस्ट्रीज़ बनानी चालू की। वेन एवर यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मेक श्योर कि उसको समझते समय आप जितने सब्जेक्ट से उसको रिलेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिलेट कर ले, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब एक ही टॉपिक बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट से रिलेट होगा या आप उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो उसको लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग लेवल से बिल्ड होना चालू कर देती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वन इज़ जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। क्यों, क्योंकि गोल्डन होता है कलर में, ठीक है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। सबसे अच्छा किस पे ग्रो होगा, एलुवियल सॉइल पे, और इसको भी हाई टेम्परेचर मतलब गर्मी चाहिए, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ऑब्वियस सी बात है, तीनों चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, गर्मी भी चाहिए, हैवी रेनफॉल भी चाहिए और ह्यूमिडिटी यानी नमी भी चाहिए इसको। ये तीनों चीज़ें इसको कहाँ मिलेंगी, जहाँ पर रेगुलरली रेनफॉल होती रहेगी और रेगुलरली उतनी ही ब्राइट सनशाइन भी मिलेगी, है ना। ये आपका कहलाएगा ट्रॉपिकल एरिया और इक्वेटोरियल रीजन। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट।
जहाँ पर इंडिया का नाम अलग से आए वो वाली क्रॉप तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बाकी कंट्रीज़ में ना उलझाया जाए, लेकिन जहाँ पर इंडिया का नाम आ रहा है वो क्वेश्चंस तो आपसे पूछना बनता है, राइट। नेक्स्ट, कॉफ़ी। कॉफ़ी एंड टी आर द बेवरेज क्रॉप, हमने अभी देखा। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी को कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म, मतलब गर्म भी चाहिए, लेकिन वेट क्लाइमेट भी चाहिए। अब वेट क्लाइमेट से मतलब क्या है? रेनफॉल, है ना। रेनफॉल होगी तो हवा में ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी वहाँ पर, तो कॉफ़ी ऐसे क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करेगी। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसको भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, मतलब पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। कहाँ पर होती है? हिल स्लोप्स। प्लेन एरियाज़ में कॉफ़ी को ग्रो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसलिए वेट क्लाइमेट भी चाहिए, वार्म क्लाइमेट भी चाहिए, ठीक है। और हिल स्लोप्स क्या है? ऐसे एरियाज़ पे आप दूसरी क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन कॉफ़ी ऐसे एरियाज़ में ग्रो हो सकती है, इसलिए हम जनरली कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए हिल्स को ही प्रेफर किया जाता है। ब्राज़ील इज़ दी लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील जो है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? आपकी कॉफ़ी का, जिसके बाद कोलंबिया और उसके बाद इंडिया, ठीक है। इंडिया 3rd नंबर पर आता है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में, मतलब हम अच्छा खासा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वी आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग इट, वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ कॉफ़ी एंड टी। नाउ, टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस. This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। This requires cool climate, मतलब इसको क्लाइमेट ठंडा चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी इसको नहीं चाहिए, प्लस वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि जहाँ पर भी टी का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उस पूरे रीजन में रेनफॉल चाहिए इनको। और वो भी कैसी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महीने, जैसे हमारे पास जो रेनी सीज़न आता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 3 महीने अच्छे से बारिश हो गई फिर साल भर बारिश नहीं हो रही है। टी के लिए ये वाला जो क्राइटेरिया ये सही नहीं है। इसको चाहिए कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बारिश हो लेकिन साल भर हो, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर साल भर बारिश चाहिए, ताकि उसकी लीव्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रो कर पाए। टी जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप चाय बनाकर पी रहे हैं, वो टी लीव्स ही तो है ना, ठीक है। तो लीव्स का यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। फाइन, चलो, सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे। नहीं, थोड़ा सा और है। ओके, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। इसको भी कैसी सॉइल चाहिए? वेल ड्रेन्ड, है ना, साथ में जेंटल स्लोप्स। जेंटल स्लोप्स किस लिए? क्योंकि पानी एक जगह पर रुके नहीं, है ना। इस तरीके से टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर सीधे पानी दिया तो ये फ्लो होकर जितना पानी यहाँ की सॉइल कंटेन कर पाएगी, वेल ड्रेन जब हो जाएगी, एक्सेस पानी नीचे आ जाएगा। सेम अप्लाइज टू हियर, और सारे एरियाज़ में ऐसे ही होगा, जिसके कारण क्या होगा? एक्सेस पानी नहीं रहेगा, और एक्सेस पानी नहीं रहेगा तो वो क्रॉप को ख़राब नहीं करेगा। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीव्स को बहुत ही केयरफुली हैंड पिक करना पड़ता है। मशीन्स के थ्रू हार्वेस्टिंग यहाँ पर नहीं होती है, इसके लिए ह्यूमन जो इनपुट है वही लगेगा, मतलब वर्कर्स को ही लगाना पड़ेगा, और उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको स्किल सिखाई जाएगी कि किस तरीके से आपको अच्छी लीव्स को ही हैंड पिक करना है और उनको किस तरीके से सेग्रीगेट करना है। केन्या विच इज़ इन अफ्रीका, इंडिया, चाइना, श्रीलंका आर इन एशिया प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया का नाम 2nd नंबर पे है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्रॉप्स एंड the amount of rainfall, the amount of sunlight they need, ठीक है, the type of soil they requires, plus the leading producers of that particular crop are also being told to you, right? use the atlas और 2-4 बार देखो, हफ्ते भर इसका आप रिविज़न करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें इंडिया का नाम आया है आप उसको अच्छे से याद करें, ठीक है, जिसमें इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। और बाकी कंट्रीज़ में आप बाकी क्रॉप्स के लिए अगर आप 1-2 कंट्रीज़ भी याद कर लेते हैं तो डेट इज़ सफिशिएंट। ओके, सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे।
If you have any doubt, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.